हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज में। आज की वीडियो में हम एक और टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हमारा लॉस एंजल्स टेस्ट ऑफ एग्रीगेट्स। ये हम टेस्ट करते हैं एब्रेशन वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। एब्रेशन आखिर होता क्या है, इस वर्ड को काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को समझने में प्रॉब्लम होती है। एब्रेशन आखिर होता क्या है और उसको हम टेस्ट क्यों करते हैं, पूरे प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप लर्न करेंगे। साथ ही साथ इसमें क्या क्या रीडिंग आएगी उसको भी देखेंगे। और ये टेस्ट जो है IS 2386 पार्ट 4 के अकॉर्डिंग पूरा प्रोसीजर है। ये जो हमारा IS कोड है ये हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट जो हम एग्रीगेट्स पे कंडक्ट करते हैं उसको स्पेसिफाई करता है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखेंगे ऑब्जेक्ट हमारा इसमें मेन एम है जो है टू डिटरमाइन एब्रेशन वैल्यू ऑफ रोड एग्रीगेट यूजिंग लॉस एंजल्स टेस्ट मशीन। लॉस एंजल्स टेस्ट मशीन के द्वारा हम रोड एग्रीगेट से उसकी एब्रेशन वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। अब ये एब्रेशन आखिर होता क्या है, एब्रेशन आपने पहले देखा भी हो या नहीं भी इसके बारे में पता हो तो मैं बता देता हूँ। एब्रेशन हमारा क्या होता है, सिंपल वर्ड में अगर बोलूँ तो मैं ये है हमारी ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग हमारे एग्रीगेट्स की कब होती है, जब आप इस फिगर में देखिए ये एक व्हीकल का टायर है। जब टायर इस पर स्पीड से मूव करता है हमारे एग्रीगेट्स के ऊपर, ये हमारी पेवमेंट लेयर है, ये एग्रीगेट्स हैं, इस पर जब स्पीड से ये मूव करता है, रोल करता है, तो इस पर ग्राइंडिंग इफेक्ट भी आता है। फ्रिक्शन की वजह से जो हमारा एग्रीगेट्स है ये ग्राइंड होता है, धीरे धीरे ये साइज़ में छोटा होता जाता है और इसी को हम बोलते हैं एब्रेशन। तो एब्रेशन अब जब भी हम इस वीडियो में यूज़ करेंगे वर्ड को तो इसका मतलब आप समझिए ग्राइंडिंग प्रोसेस है ये, जिस टायर और एग्रीगेट्स के बीच में। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इसका बेनिफिट ले सकें। वाई दिस टेस्ट इज कंडक्टेड, इस टेस्ट को हम आखिर करते क्यों हैं। द प्रिंसिपल ऑफ लॉस एंजल्स टेस्ट इज टू फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ वियर ड्यू टू रिलेटिव rubbing action between the stone aggregates and the steel walls used as abrasive charge in the drum of specific number of revolution also causing impact of aggregates। ओके, इसमें क्या बताया गया है, इसमें रबिंग एक्शन है जो रगड़ना होता है टायर्स और एग्रीगेट्स के बीच में, उसके द्वारा जो एग्रीगेट में टूटना होता है, उसका पिसना होता है, पिस जाना होता है, तो उसको हम इस टेस्ट के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। अब हम इसको परफॉर्म करने के लिए रोड पे तो जा नहीं सकते और उसको हम कैलकुलेट करना, हमारे लिए टेस्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए हम लैब में इसको टेस्ट करते हैं और वहाँ पे टायर की जगह हम यूज़ करते हैं लॉस एंजल्स टेस्ट मशीन जो कि रिवॉल्व करती है और साथ ही साथ उसमें हम एब्रेसिव चार्जेस डालते हैं। एक एक करके हम इन सभी के बारे में आगे क्लियर करेंगे, एब्रेसिव चार्ज आखिर होता क्या है और इसमें जो स्टील ड्रम की बात हो रही है वो हमारा क्या होता है। ओके, द एग्रीगेट यूज्ड इन पेमेंट रोड हैव वोर्न ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक। ट्रैफिक के मूवमेंट से हमारा जो एग्रीगेट है वो टूट जाता है, घिस जाता है। ड्यू टू हैवी ट्रैफिक व्हेन द व्हीकल मूव्स सम सोइल पार्टिकल प्रेजेंट बिटवीन द रोड एंड द टायर ऑफ द व्हीकल कोजेज एब्रेशन। तो इसकी वजह से उसमें घिसना स्टार्ट हो जाता है, एब्रेशन स्टार्ट होता है। ड्यू टू स्टोन यूज्ड फॉर, सो द स्टोन यूज्ड फॉर द पेमेंट शुड बी हार्ड इनफ। जो हम स्टोन या एग्रीगेट उसमें हम यूज़ करते हैं वो काफ़ी हार्ड होना चाहिए ताकि वो रजिस्ट कर सके इस एक्शन को, एब्रेशन को वो रोक सके और ज़्यादा टूटे ना, ज़्यादा वियर आउट उसमें ना हो। द परसेंटेज वियर ड्यू टू रबिंग एक्शन इज टू बी डिटरमाइंड एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड लॉस एंजल्स एब्रेशन वैल्यू। ओके, तो ये था हमारा लॉस एंजल्स एब्रेशन वैल्यू, हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। अब ये देखिए एपरेटस हम इसमें क्या क्या यूज़ करेंगे, ये हमारी लॉस एंजल्स मशीन है, आप इसमें देख सकते हैं ये इसका प्रैक्टिकल व्यू है और इसका डायग्राम है। ये इसका डायमीटर हमारा होता है 500 mm का और इसकी लेंथ हमारी होती है, ये हमारी डायमीटर हमारा होता है 700 mm का और लेंथ हमारी होती है इस सिलेंडर की, यानी और हाइट भी बोल सकते हैं, हाइट हमारी होती है इस सिलेंडर की
500 mm। ओके, ये हमारी मेटल की होती है पूरी की पूरी सिलेंडर। इसमें चारों तरफ से ये क्लोज होता है। इसमें ओपनिंग के लिए ये एक कवर दिया गया है जिसको हम नट एंड बोल्ट की मदद से इसमें टाइट करते हैं। इसी में हम एग्रीगेट का प्लेस करते हैं और फिर इसको ऊपर से कवर कर देते हैं, तो हमारा ये बिल्कुल टाइट हो जाता है और कोई भी एग्रीगेट पार्टिकल बाहर यहाँ से नहीं निकलता है। फिर ये राउंड करता है, रिवोल्यूट करता है अपने एक्सिस के अलोंग, और इसके रिवोल्यूशन के नंबर्स हमें स्पेसिफाई किए गए हैं, वो हम आगे देखेंगे कैसे स्पेसिफाई किए गए हैं। ये हमारी कलेक्टिंग ट्रे है जिसमें हम एग्रीगेट्स को बाद में कलेक्ट करेंगे। ये देखिए, लॉस एंजल्स मशीन, इट कंसिस्ट ऑफ ए होलो स्टील सिलेंडर हैविंग इनसाइड डायमीटर, जो हमारा डायमीटर है वो 700 mm का है और इसकी लेंथ होती है 500 mm की। दोनों तरफ से ये क्लोज्ड होता है। इट इज़ रोटेट अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग ये रोटेट करता है। फॉर प्लेसिंग ऑफ टेस्ट सैंपल इनसाइड द सिलेंडर एंड ओपनिंग इज प्रोवाइडेड इन इट, एक ओपनिंग प्रोवाइड की जाती है जिससे हम टेस्ट सैंपल को इसमें डालते हैं। ऑन द ओपनिंग ए रिमूवेबल कवर इज प्रोवाइडेड इन सच ए वे दैट द properly closed and fixed by bolts and nut, it is dust tight। ओके, जब इसको हम अच्छे से बोल्ट और नट की मदद से अच्छे से टाइट कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, तो ये डस्ट टाइट हो जाता है। डस्ट टाइट का मतलब है इसमें से कोई भी डस्ट पार्टिकल अंदर का बाहर नहीं आ सकता है, ठीक है, तो इसको डस्ट टाइट बोलते हैं। द रिमूवेबल स्टील सेल प्रोजेक्टिंग रेडियली 88 mm into the cylinder and extended to the full length, that is 500 mm, is mounted on the interior surface of the cylinder rigidly parallel to the axis। अब इसमें बताया गया सिलेंडर के अंदर एक हमारी सेल्फ होती है जो कि 88 mm की उसकी विड्थ होती है और वो लंबाई में लेंथ में 500 mm होती है, यानी कि जो हमारा सिलेंडर का डायमीटर है उसकी पूरी सिलेंडर का जो हमारी लेंथ है वो पूरी लेंथ के अलोंग ये अटैच होती है। ये इसकी काम क्या होता है, इसको हम जब रोटेट करते हैं तब इसका यूज़ होता है। आगे देखेंगे इसमें क्या होता है सेल्फ का यूज़। नेक्स्ट हमारा जो यूज़ करते हैं वो होते हैं एब्रेसिव चार्जेस। एब्रेसिव चार्ज हमारे कुछ नहीं होता है, ये हमारी मेटल की बॉल्स होती हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कास्ट आयरन की हमारी ये बॉल होती है जिसका डायमीटर हमारा होता है 48 mm का, और इसका वेट आप देख सकते हैं यहाँ 390 ग्राम्स, 390 से 445 ग्राम्स तक इसका वेट हो सकता है। ये देखिए, ये हैं आपके एब्रेसिव चार्जेस। फिर इसमें हम काफ़ी सारी टाइप की सीव का यूज़ करते हैं और एक स्पेशल हम सीव का यूज़ करते हैं जो कि हमारी 1.70 mm सीव का। इन सब को हम एक एक करके देखेंगे इनका यूज़ कहाँ पे है। एक वेइंग बैलेंस जिसमें हम अपने एग्रीगेट का वेट को कैलकुलेट करेंगे, मेज़र करेंगे, तो एक वेइंग बैलेंस। और एक अवन का हम इसमें यूज़ करेंगे जिसमें हम अपने एग्रीगेट को गर्म करेंगे और उसमें जितना भी मॉइस्चर कंटेंट है उसको वहाँ से रिमूव करेंगे। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, इम्पोर्टेंट एक कंटेंट आता है कि हम किस एग्रीगेट के लिए कितनी एब्रेसिव चार्जेस को यूज़ करें। ये हमें कैसा पता लगेगा। एब्रेसिव चार्ज क्या होती है, हमारी स्टील बॉल्स होती हैं, मेटल की बॉल होती हैं, इसको हम एग्रीगेट के साइज़ के अकॉर्डिंग ही सिलेंडर में डालते हैं। तो वो हमें कैसे पता लगता है, वो हमें इस टेबल से पता लगता है। इस टेबल में आखिर क्या दिया गया है, ये है फर्स्ट देखिए आप ग्रेडिंग। ग्रेडिंग में कुछ एग्रीगेट्स के ग्रेड दी गई है, A B C D E F एंड G, ये इसमें ग्रेडिंग दी गई है। इसमें अब सीव के साइज़ दिए गए हैं, ये देखिए 80 से 63 mm, और ये धीरे धीरे डिक्रीजिंग होते जा रहे हैं। और इसका लास्ट में जो साइज़ सीव का है वो है 4.75 से 2.36 mm। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं सीव का साइज़ धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ओके, अब डैश का मतलब इसमें है जो एग्रीगेट इस साइज़ की सीव से पास हो जाए, ठीक है, यानी कि इस साइज़ की सीव से अब हम लेते हैं ए टाइप का एग्रीगेट। ओके, हमने इसको 80 से 63 mm की सीव में डाला और वो उसमें ईजीली पास हो गया। फिर हमने सेकंड टाइप में डाला, उसमें भी ये ईजीली पास हो गया। फिर हमने थर्ड टाइप में डाला, उसमें भी ईजीली पास हो गया। अब फोर्थ टाइप में हमने इसमें डाला तो कुछ पार्ट हमारा एग्रीगेट का इसमें रिटेन हो गया।
फिर हमने बाकी एग्रीगेट आगे डाला तो कुछ पार्ट हमारा इसमें रिटेन हो गया, फिर कुछ पार्ट हमने आगे डाला तो उसमें भी कुछ पार्ट रिटेन हो गया। ऐसे करते करते हमारा पूरा का पूरा जो एग्रीगेट का सैंपल है वो हमारा यहाँ पे रिटेन हो गया। इसमें हमने 5 kg तक एग्रीगेट को लिया है, तो ये हमारा इस साइज़ की CU में रिटेन हो गया। यानी कि हम इसमें ये कह सकते हैं कि हमारा एग्रीगेट का साइज़ है वो मिक्स टाइप है। उसमें हमारे एग्रीगेट के जो साइज़ होंगे वो छोटे से छोटा तो हमारा 10 mm होगा और बड़े से बड़ा हमारा 40 mm होगा। ओके, तो 40 से 10 mm का हमारा एग्रीगेट का साइज़ टोटल इसमें हम ले सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड टाइप में आप देखेंगे बी ग्रेड में, इसमें हमारा जो एग्रीगेट का साइज़ होगा इन सभी में ये पास होता गया और यहाँ पे ये रिटेन हो गया। ये देखिए आप 2500 ग्राम्स, 2500 ग्राम्स ये हमारा यहाँ पे रिटेन हो गया। हम इसमें बोल सकते हैं कि हमारा जो एग्रीगेट का साइज़ होगा वो मैक्सिमम हमारा 20 mm होगा और मिनिमम हमारा 10 mm होगा। ओके, तो इस टाइप के ऐसे करके हमारे ये ग्रेड हैं एग्रीगेट्स के। आप देख सकते हैं ये हमारे जनरली 4 टाइप के जो ग्रेड हैं ये हमारे फाइन, हम इसको बोल सकते हैं बारीक हमारे जो एग्रीगेट है वो है। फाइन एग्रीगेट्स तो नहीं है, फाइन एग्रीगेट्स तो हमारे ओनली ये है जो कि हमारा 4.75 से कम है साइज़ इसका। ओके, और ये आप देख सकते हैं ये एग्रीगेट E, F एंड G, इसमें टोटल अमाउंट होती है हमारी 10 kg। ओके, 10 kg होती है जो कि यहाँ पे 80 mm की CU पे रुक जाता है, कुछ हमारा 63 mm की साइज पे रुक जाता है, कुछ हमारा 50 mm की CU पे रुक जाता है। इसमें टॉलरेंस भी दिया है ±2% इज़ परमिटेड। ओके, तो इससे हमें टेबल से क्या पता लग रहा है, जो हमारा साइज़ एग्रीगेट का छोटा साइज़ है उसमें हम जो नंबर ऑफ स्पेयर्स है, एब्रेसिव चार्ज है, वो हम यूज़ करेंगे 12। बी टाइप का जो हमारा एग्रीगेट होगा, बी ग्रेड का एग्रीगेट होगा, उसमें हम एब्रेसिव चार्ज यूज़ करेंगे 11 नंबर, यानी कि 11 नंबर की हम एब्रेसिव बॉल्स उसमें डालेंगे, मेटल की बॉल उसमें डालेंगे सिलेंडर में एग्रीगेट के साथ। ठीक है, सी टाइप की जो हमारा एग्रीगेट होगा उसमें हम जो एब्रेसिव चार्ज है, नंबर ऑफ स्पेयर्स हैं वो 8 डालेंगे। फिर डी टाइप में हम 6 नंबर की बॉल डालेंगे। अब ये आप देख सकते हैं ई, एफ और जी, इसमें हमारा एग्रीगेट का साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो ये देखिए आप, हमारा साइज़ काफ़ी बड़ा है, इसमें भी काफ़ी बड़ा है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जिसमें हमारा मिनिमम साइज़ 20 mm है और मैक्सिमम साइज़ 40 mm है। ओके, तो मिनिमम साइज़ तो हमारा 20 है, इससे 80 mm हम जा रहे हैं, तो हमारा साइज़ काफ़ी बड़ा है एग्रीगेट का। तो इसमें हम जो स्पेयर्स का यूज़ करेंगे, मेटल की बॉल्स का यूज़ करेंगे, वो होती है हमारी 12 mm। ओके, तो इस टेबल से हमें ये पता लगता है कि किस एग्रीगेट के शायद कितने हमें मेटल की बॉल उसमें डालनी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये टेबल आपको समझ आई होगी। अब आगे चलते हैं। अब हमने एग्रीगेट्स जो हमने अपने प्रैक्टिकल में यूज़ किया है वो है सी टाइप का एग्रीगेट हमने इसमें लिया है। उसमें 5 kg हमने एग्रीगेट लिया है और एब्रेसिव जो चार्ज है वो 8 नंबर, जैसा कि टेबल में गिवन है। ये देखिए सी टाइप की एग्रीगेट्स के लिए 2500 ग्राम एंड 2500 ग्राम, टोटल हमारा आता है 5000 ग्राम, यानी कि 5 kg। और इसमें हमारी बॉल जो मेटल के स्पेयर्स हैं वो यूज़ किए हैं 8 नंबर। ओके, तो हमने सी टाइप की एग्रीगेट का यूज़ किया है जिसमें 5 किलो हमने लिया है 5 kg और 8 नंबर की हमारी एब्रेसिव चार्जेस हमें इसमें यूज़ किए हैं। प्रोसीजर, अब हमारा जो प्रोसीजर है वो क्या होता है स्टेप बाय स्टेप हम आगे देखेंगे, पर अब थ्योरेटिकली हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या इसमें प्रोसीजर होता है। क्लीन एंड ड्राई द एग्रीगेट विच इज़ कोर्सर देन 1.70 mm सीव। 1.7 mm सीव से कोर्सर यानी कि उससे बड़ा साइज़ हम एग्रीगेट कर लेते हैं इन द ओवन एट ए टेम्परेचर ऑफ 105 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस। 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको गर्म करते हैं ताकि जितना भी मॉइस्चर कंटेंट उसमें हो वो सभी निकल जाए। द सैंपल शुड कन्फर्म टू एनी ऑफ द ग्रेडिंग A to G। A to G उसमें कोई भी ग्रेड हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ द ग्रेडिंग ऑफ सैंपल लाइज इन बिटवीन A to D देन 5 kg ऑफ सैंपल
for the test, and if grading lies in between E to G, then 10 kg of the sample for the test. ओके, इसमें बताया है A से अगर D की ग्रेडिंग का एग्रीगेट है तो 5 किलो हमें एग्रीगेट का सैंपल लेना है, और अगर E से G तक का कोई भी ग्रेड हमारा एग्रीगेट का है तो 10 kg हमें इसमें लेना है. ठीक है. द एब्रेसिव चार्ज शुड बी एज पर ग्रेडिंग एंड प्लेसिंग इन द सिलेंडर ऑफ द मशीन अलोंग विद द टेस्ट सैंपल इन द सिलेंडर. ओके, अब सिलेंडर में हमने जैसा कि टेबल में गिवन है एग्रीगेट के साथ सिलेंडर एग्रीगेट को, और जो हमारे एब्रेसिव चार्जेस है हमारी मेटल स्पेयर्स की बॉल है उसको हमने सिलेंडर में डालना है. ओके, फिर द रिमूवेबल कवर इज देन फिक्स्ड टाइट डस्ट टाइट. अब हमने जो हमारा कवर है उसको अच्छे से फिक्स कर दिया ताकि कोई भी डस्ट पार्टिकल अंदर से बाहर ना आ सके. द मशीन इज देन रोटेटेड टू ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 to 33 रिवोल्यूशन पर मिनट. अब हमने मशीन को स्टार्ट किया जो कि रिवॉल्व करती है 30 से 33 रिवोल्यूशन पर मिनट. ओके, फॉर ग्रेडिंग ए टू डी. अब जब हम एग्रीगेट ए टू डी का बात करते हैं तो उसमें रिवोल्यूशन हम करवाते हैं 500 इन नंबर्स. ओके, 500 तक हम उसमें रिवोल्यूशन करवाएंगे, 500 बार उसको हम घुमाएंगे. ठीक है. अब ई से जी तक जो हमारा ग्रेडिंग है उसके लिए हम 1000 बार उसको रिवॉल्व करवाएंगे. फिर हम मशीन को स्टॉप करेंगे डिजायर्ड नंबर रिवॉल्यूशन के बाद. फिर है रिमूव द डस्ट टाइट कवर. डस्ट टाइट कवर को हम रिमूव करेंगे एंड द मटेरियल इज डिस्चार्ज फ्रॉम द मशीन टेकिंग केयर टू बी टेकन आउट एंटायर स्टोन डस्ट. ओके, जब हम पूरे के पूरे डस्ट पार्टिकल को बाहर निकालेंगे तो ध्यान से हमें उसको निकालना है ताकि हमारा पूरा का पूरा डस्ट पार्टिकल वो बाहर आ जाए हमारी कलेक्टिंग प्लेट में. ओके, स्टील बॉल शुड बी सेपरेटेड एंड सीव द मटेरियल टू 1.7 mm सीव. अब हमें सारा मटेरियल को सीव करना है, उसको छानना है 1.7 mm की सीव से. द पोर्शन ऑफ मटेरियल कोर्सर देन 1.70 mm सीव इज वाश्ड एंड ड्राइड इन एन ओवन एट 105 to 110 डिग्री सेल्सियस. ओके, अब जब कोर्सर पार्टिकल हमारा जितना बचा है 1.7 की mm के सीव के ऊपर, तो उस सारे पार्टिकल को हमें अच्छे से वॉश आउट करना है. जितना भी फाइन पार्टिकल उस पर चिपका हुआ हो वो भी निकल जाए, और उसको हम ओवन में ड्राई करेंगे, अच्छे से सुखाएंगे और फिर उसका वेट करेंगे. ओके, तो ये था हमारा टोटल प्रोसीजर. अब देखेंगे फर्स्ट स्टेप हमें इसमें क्या करना है. हमने जो सी ग्रेड का इसमें एग्रीगेट लिया है वो 5 किलो लिया है. ओके, 5 kg. उसको हमने अच्छे से ओवन में गर्म किया ताकि उसमें जितना भी हमारा मॉइस्चर कंटेंट है वो बाहर निकल जाए. जनरली हम 3 से 4 घंटे इसको गर्म करते हैं, इसमें काफ़ी टाइम होता है, जितना भी हमारा मॉइस्चर है वो बाहर निकल जाता है. ओके, सेकंड हमारा जो स्टेप है वो हमने क्या किया है 5 kg सी ग्रेड एग्रीगेट इसमें लिया है. ये आप देख सकते हैं. फर्स्ट हमने एक पैन को इस पर रखा, इसका वेट हमारा आया 702 ग्राम, और फिर हमने इसको न्यूट्रल किया, 0 पे लेके आए. अब इसमें हमने एग्रीगेट का वेट इसमें डाल दिया. ये देखिए आप 5 kg इसमें आ चुका है, 5000 ग्राम्स. अब हमने लूज़ किए जो हमारे नट्स है, ये इस पर नट्स लगे हुए थे आपने देखा था, तो इसको हमने स्पैनर की मदद से, स्पैनर का हमारा जो साइज़ है वो 27 to 28 mm के साइज़ के स्पैनर से हमने इसको ओपन किया, इसको लूज़ किया. ये देख सकते हैं, ये इसको लूज़ किया. ये आप देख सकते हैं ये है सील की वजह से ही इसमें जो भी डस्ट पार्टिकल है वो बाहर नहीं निकलता है, चारों तरफ से ये अच्छे से टाइट हो जाता है. इसको बोलते हैं डस्ट टाइट. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है हमने इसमें एग्रीगेट को प्लेस कर दिया, और साथ ही साथ जो हमारी एब्रेसिव चार्जेस हैं, मेटल की बॉल्स हैं, उसको भी हमने इसमें डाल दिया. ये देखिए 6 नंबर यहाँ पे दिखाई दे रही है और 2 हमने इसमें ऑलरेडी डाल दिया है. ये हमारे लैब अटेंडेंट है मिस्टर नीरज कुमार जी. अब हमने इसको अच्छे से टाइट कर दिया है, कवर इज़ टाइट. ये हमने स्पैनर की मदद से इसको अच्छे से टाइट कर दिया. अब हमने मशीन को 500 रिवॉल्यूशन के नंबर पे सेट किया और छोड़ दिया. ये देखिए आप, ये रिवॉल्व कर रही है. इसमें काफ़ी शोर भी होता है, नॉइज़ काफ़ी होती है इसमें, क्योंकि मेटल की बॉल्स ऊपर से
एग्रीगेट्स के साथ रोल करती हैं और गिरती भी हैं। ओके, ये था हमारा रिवोल्यूशन का प्रोसेस। अब देखते हैं रिवोल्यूशन प्रोसेस में आके होता क्या है। ये देखिए इंटरनल साइड इसमें शो की गई है और ये जो हमारा पार्ट है अंदर की तरफ, इसको बोलते हैं मेटल की ये सेल्फ होती है। इसका जो लेंथ है, डेप्थ है सॉरी, ये हमारी 88 mm की होती है और ये पूरे की पूरी हमारी सिलेंडर के जो लेंथ है उसके साथ अटैच होती है। जब ये रिवॉल्व करती है तो अपने साथ एग्रीगेट को और एब्रेसिव चार्ज को ऊपर की तरफ लेके जाती है और ऊपर से जब नीचे गिरता है तो इम्पैक्ट का भी असर इस पर होता है और साथ ही साथ ये जो मेटल की हमारी बॉल्स हैं इसमें ये ग्राइंडिंग का एक्शन भी करते हैं, जिससे हमारा मेटल है जो एग्रीगेट है वो धीरे धीरे ग्राइंड होता है। इसमें एब्रेशन का इफेक्ट इसमें आ जाता है इन बॉल्स की वजह से। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमने 500 रिवॉल्यूशन जब कंप्लीट हुआ तो सारा का सारा एग्रीगेट हमने कलेक्टिंग ट्रे में कलेक्ट कर लिया। ये आप देख सकते हैं, ये अच्छे से हमने इसमें कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद इसको हमने 1.7 mm की सीव से सीव किया। ये 1.7 mm की सीव है, इसमें हमने जब सीव किया तो आप देख सकते हैं इसमें जो हमारी स्क्रीन आई, हमारी जो फाइन पार्टिकल इसमें से आया वो काफ़ी बारीक था। फिर हमने जो बारीक हमारा स्क्रीन्स हैं वो इजीली रिमूव नहीं होते, वो कई बार हमारे एग्रीगेट के साथ चिपके रहते हैं। तो उस टाइप के एग्रीगेट के हमें क्या करना होता है, अच्छे से पानी से धोना होता है। तो आप देख सकते हैं हमने इसको पानी से अच्छे से धोया और ये पानी भी आप देख सकते हैं डस्ट पार्टिकल की वजह से बिल्कुल ये वाइट कलर का हो चुका है। हमने पानी को इसको निकाल लिया और एग्रीगेट को अच्छे से धो के हमने अवन में इसको गर्म कर दिया, हीट कर दिया। 105 से 110 डिग्री सेल्सियस पे इसको अच्छे से गर्म किया ताकि जितना भी मॉइस्चर कंटेंट है वो निकल जाए। फिर हमने ड्राई और क्लीन एग्रीगेट का वेट फिर से किया तो इसका वेट हमारा आया 4.744 kg। ओके, तो नेक्स्ट हमारी आती है कैलकुलेशन। फर्स्ट हमने जो दिया था वेट ऑफ एग्रीगेट जो कि हमारा W1 है, ये हमने लिया था 5000 ग्राम्स यानी कि 5 किलो 5 kg हमने लिया था वेट एग्रीगेट का। सेकंड W2 हमारा वेट है स्क्रीनिंग का, यानी कि जितना भी क्रस्ट हमारा एग्रीगेट हुआ है उसका वेट कितना होता है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। वेट ऑफ द एग्रीगेट एट द स्टार्टिंग में हमारा वेट कितना था एग्रीगेट का, जो था हमारा 5 kg। ओके, और वेट ऑफ एग्रीगेट एट द एंड ऑफ टेस्ट, आखिरी में हमारा टेस्ट का जो वेट है वो कितना था, ये था हमारा 4744 ग्राम्स। ओके, तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 256 ग्राम्स। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, सॉरी ये इम्पैक्ट वैल्यू लिखा हुआ है पर ये एब्रेशन वैल्यू है। एब्रेशन वैल्यू इन परसेंटेज, वेट ऑफ स्क्रीनिंग W2 इंटू 100 डिवाइड बाई वेट ऑफ एग्रीगेट W1। तो एब्रेशन वैल्यू हमारी क्या आई, ये हमारी स्क्रीनिंग जो हमारी घिसने के बाद हमारा जो एग्रीगेट में से निकला है, यानी कि इसका साइज हमारा है 1.70 mm से छोटा। ओके, तो उसका रेशियो डिवाइड बाय जो हमारा ओरिजिनल वेट था एग्रीगेट का इंटू 100, तो हमारी परसेंटेज आए 5.12%। ओके, द कैलकुलेटेड एब्रेशन वैल्यू ऑफ एग्रीगेट इज 5.12%। अब इसका टेबल में देख लेते हैं ये कहाँ पे लाई करती है। टाइप ऑफ पेवमेंट लेयर, पेवमेंट के लेयर के टाइप्स हैं और मैक्सिमम परमिसिबल एब्रेशन वैल्यू इन परसेंट, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एब्रेशन की वैल्यू कितनी हो सकती है एज पर गिवन टेबल। वाटर बाउंड मैकेडेम सब बेस कोर्स, जब हम वाटर बाउंड मैकेडेम का कंस्ट्रक्शन करें सब बेस में तो वहाँ पे एग्रीगेट की हमारी मैक्सिमम एब्रेशन वैल्यू हो सकती है 60%। ओके, तो वाटर बाउंड मैकेडेम बेस कोर्स विद बिटुमिनस सरफेसिंग, वहाँ पे हो सकती है हमारी 50, बिटुमिनस बाउंड मैकेडेम के लिए 50%, वाटर बाउंड मैकेडेम सरफेस कोर्स के लिए 40%, बिटुमिनस पेनिट्रेशन मैकेडेम के लिए 40%, बिटुमिनस सरफेस ट्रेसिंग के लिए 35%, सीमेंट कंक्रीट सरफेस कोर्स के लिए 35% एंड बिटुमिनस कंक्रीट सरफेस
के सरफेस कोर्स के लिए 30%। तो इसमें बताया गया है तो इतनी परसेंटेज मैक्सिमम अलाउेबल है एग्रीगेट की अलग अलग लेयर्स के लिए पेवमेंट की। ओके, तो हमारा रिजल्ट आया है 5.12%, यानी कि हमारी तो परसेंटेज काफ़ी अच्छी है और हम इसको बिटुमिनस कंक्रीट सरफेस में इजीली यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा टेस्ट, लॉस एंजल्स टेस्ट एब्रेशन वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसको शेयर कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।